क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर। ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर टू ड्राइवर्स on a foggy day two drivers spot each other when they are just 80 meters apart. When they are just 80 meters apart, full stop. When they are just 80 meters apart, full stop, they are traveling at 72 kilometer per hour. They are traveling they are traveling at 72 kilometer per hour. They are traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. And 60 kilometer per hour respectively. Both of them applied brakes. Both of them applied both of them applied brakes, retarding their cars at the rate of applied brakes, retarding their cars retarding their cars at the rate of 5 meter per second square. 5 meter per second square. Full stop. Determine whether they avert collision or not. Determine whether they avert collision or नॉट। ये जो शब्द है ना एवर्ट, एवर्ट का मतलब है अवॉइड। अवॉइड अवॉइड का मतलब ये है कि उनका कोलिजन मतलब टकराना, कि उनकी टक्कर आपस में हो पाती है या नहीं हो पाती, वो टकराना बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, मतलब उनका एक्सीडेंट हो पाता है या नहीं हो पाता, ये है बेसिकली। तो अब आप इसमें देखें कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑन अ फॉगी डे, फॉगी डे का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कोहरा हो रखा है, धुंध हो रखी है, और एक दूसरे को वो नॉर्मली नहीं देख पाते, थोड़ा नजदीक आने पर देख पाते हैं। तो इन्होंने बोला ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर। फॉगी डे है, एक एक दूसरे को, दोनों दो ड्राइवर्स ने आपस में एक दूसरे को देखा, और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को स्पॉट कर लिया कि अरे ये तो सामने से कोई आ रहा है, दूसरे वाले ने भी देखा कि अरे सामने से कोई आ रहा है, हमारी आपस में टक्कर हो सकती है। तो तो जब उन्होंने देखा तब उन दोनों के बीच में 80 मीटर का डिस्टेंस था। तो आप ये देखें, इसमें मैं ऐसा करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक कार यहां पर चल रही है इस तरफ, एक कार यहां पर है और दूसरी कार यहां पर है। ठीक है, ये दो कार हैं और इन दोनों कार्स के बीच में जब इन ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फॉगी डे पर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ये, तो तब ये जो है 80 मीटर का डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में। अच्छा, ये वाली जो कार है इट इज मूविंग एट
72 किलोमीटर पर आवर, और जो ये वाली कार है इट इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा बेटा कार ए, और इसको मैं बोल दूंगा कार बी। कार बोलो या ड्राइवर बोलो, ड्राइवर ए और ड्राइवर बी। तो ये बोल रहे हैं दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने भी ब्रेक लगाए अपनी गाड़ी में, इसने भी अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाए जैसे ही एक दूसरे को देखा। ठीक है, तो आप खुद ये समझ गए कि भाई ये वाला जो है ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से की रेट से अपनी गाड़ी को रोकता है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाने पर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो और ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपनी गाड़ी को रोकता है। तो आप ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसको रुकने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, और इसकी स्पीड कम है तो ये जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हैं, ये हमको बताना है डिटरमिन वेदर दे एवर्ट कोलिजन और नॉट, उन दोनों की आपस में टक्कर होती है या नहीं होती, ये हमको बताना है। तो हम ये कहेंगे, मैंने इसको कार ए मान लिया, इसको कार बी मान लिया, और अब मैं ये लिखूंगा कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद में हम ये देखेंगे कि वो दोनों कितना कितना चलते हैं, वो दोनों कितना कितना चलते हैं। मान लो कि पहले मैं कार ए की बात करता हूं, तो हमने कहा कि कार ए, यहां मैं लिखूंगा बेटा कार ए। अब कार ए जो है जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को स्पॉट करा, तो वो वाला जो फ्रेम है, वो वाला जो टाइम का फ्रेम है उसको इनिशियल टाइम फ्रेम माना जाएगा। तो जब उसने एक दूसरे को स्पॉट करा, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और ये 60। तो कार ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उन्होंने ब्रेक लगाया, तो ये हो गया रिटार्डेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, ये गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं ताकि टक्कर ना हो, तो इसका मतलब ये फाइनली अपनी वेलोसिटी को जीरो करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब v जो है वो हो गया जीरो। अब आप ये देखिएगा कि u है, a है, v है, और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ब्रेक लगाने पर कितनी दूर तक वो गाड़ी चलती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, by third equation of motion v square is equal to, by third equation of motion v square is equal to u square plus 2as। तो यहां से मैं s की वैल्यू निकाल लूंगा, ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर है देखिए जीरो, जीरो का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, और अपॉन 2 इंटू ए, ए है -5, तो s इज इक्वल टू हो गया 20 का स्क्वायर तो 400, और आगे माइनस लगा हुआ है, -400 अपॉन 2 5 जा 10, -10, माइनस से माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो जो कार ए है वो तो चलेगी 40 मीटर। अब बात करते हैं कार बी की। कार बी, तो बेटा कार बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जब वो एक दूसरे को स्पॉट करते हैं तो उस टाइम जो वेलोसिटी है वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 3 जा 18, 6 10 जा 60।
तो ये हो गया 10 5 जा 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक्सेलरेशन इसका भी बेटा वही है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनली ये भी रुकना चाहता है, तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। अब देखिएगा, फिर से मैं वही काम करूंगा, बाई थर्ड इक्वेशन, ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। और इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आई थी, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। तो s इज इक्वल टू, बेटा अब v कितना है, देखिए फिर से वही बात, 0 का स्क्वायर, u कितना है 50/3, तो 50/3 का स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू कितना, माइनस का 5। तो s इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया 50 का स्क्वायर, 5 5 का 25, 2500 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9। और ये डिवाइड हो रहा है किससे, -10 से, डिवाइड बाई -10। इसको मैं क्या बोलूंगा, s इज इक्वल टू -2500 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। इसमें 0 से 0 कट गया, तो 250/9, इसको आप डिवाइड करिए, तो 9 2 ज़ा 18। अब और हाँ ये माइनस था, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 2 ज़ा 18, 25 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 0 70, 9 7 ज़ा 63, और 70 माइनस 63, फिर 7 आ गया, फिर 70 आ गया, फिर 27.777 आता चला जाएगा, तो 27.78 लिख दो। तो एस इज इक्वल टू हो गया 27.78। अब क्योंकि ये कार ए के लिए था, तो बेटा इसको बोल दीजिए एस ए, और ये कार बी के लिए है, तो इस वाले डिस्टेंस को बोल दीजिए एस बी। अब आप समझ गए होंगे, बताइए दोनों की आपस में टक्कर होगी या नहीं होगी, ये बताएंगे। नो सर। नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि कार ए तो चलती है 40 मीटर और कार बी चलती है 27.78 मीटर, इसको अप्रोक्सीमेट करके 28 भी मान लो, तो आप ये कहें 40 प्लस 28 कितना हो गया 68 मीटर, और दोनों के बीच में गैप 80 मीटर का है, तो फाइनली वो बच गए, उनकी टक्कर नहीं हुई। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है। लक्ष्य, कनिष्क, दिवस, भव्या, आर्यन, अर्जुन, अंश, सभी बच्चे समझ गए। यस सर। सभी को क्लियर है ना। चलिए जी ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, हम यहां लिखेंगे इधर कि सिंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय since the distance traveled by both cars since the distance traveled by both cars SA plus SB is equal to 40 plus 27.78 is equal to 67.78 is less than 80 मीटर, ये 80 मीटर से कम है, therefore they avert कोलिजन, टकराने से, वो दोनों कार वाले टकराने से बच गए। क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा, अगर इतना क्लियर है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फिर नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, आपकी जो मैंने लास्ट क्लास ली थी ना फिजिक्स की, उसके बाद ही प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा ये जूम चल नहीं रहा था, और कल भी प्रॉब्लम रही, ये ठीक नहीं हुआ था। तो मैं उसी चीज को ठीक करने के चक्कर में लगा हुआ था, मेरा टाइम बड़ा खराब हुआ। आप लोगों को मैंने बोला भी था कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, मैं भेज नहीं पाया, मैं आज जरूर भेज दूंगा न्यूमेरिकल्स। तो उनको अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग कर भी रहे हैं साथ साथ, तो अभी ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, आज ही करके देखना। ये बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको लगभग 8 10 न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, तो आप लोग ट्राई करिएगा उनको।
अगला देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखा है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 100 मीटर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब वो जो 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें जो तेजी से दौड़ते हैं तो उनको स्प्रिंटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखें 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड, 100 मीटर स्प्रिंटर A 100 meter sprinter increases her speed from rest uniformly at the rate from rest uniformly at the rate uniformly at the rate of 1 meter per second square uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3/4 of the total run, up to 3/4 up to 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed and covers covers the last quarter with a uniform speed, full stop. How much time does she take? How much time does she take to cover the first half? How much time does she take to cover the how much time does she take to cover the first half and the second half of the run and the second half of the run? बेटा क्वेश्चन समझिए, आप नोट करें, बस 1 मिनट में पानी पी रहा हूँ, फिर बताता हूँ कैसे करना है। देखिएगा, 100 मीटर स्प्रिंटर, 100 मीटर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब रनर होता है, जो तेजी से जो दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि शुरुआत में वो जो लड़की है जो स्प्रिंटर है वो रेस्ट में है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ही इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने एक्सेलरेशन से वो दौड़ती है।
और वो कब तक दौड़ती है ऐसा? अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन। अब वो जो स्प्रिंटर है वो कितने मीटर की स्प्रिंटर है? 100 मीटर की स्प्रिंटर है ना, तो यानी कि उसको 100 मीटर लंबी रेस दौड़नी है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा इस चीज को हम जरा लिख एक बार इसका पूरा वो बनाकर लाइन बनाकर उस पर समझ लेते हैं। देखिए ये है, ये मैंने बोला कि मान लीजिए ये 100 मीटर लंबा ट्रैक है। यहाँ पर यहाँ से रेस स्टार्ट होती है 0 मीटर। और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब ये है 1/4 पोर्शन, यानी कि अगर मैं 100 मीटर को 1/4 पोर्शन यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो कितना कितना हो जाएगा? 25 मीटर, फिर 0 से 25, फिर अगला 25 से 50, फिर अगला 50 से 75, फिर 75 से 100। तो आप ये देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर 25 मीटर, ये हो गया सेकंड क्वार्टर 50 मीटर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर 75 मीटर, और बेटा ये हो गया फोर्थ क्वार्टर या फाइनली जो फाइनल मार्क है 100 मीटर का। तो 1 2 3 4, तो ये 4 टुकड़ों में हमने पूरे ट्रैक को डिवाइड कर दिया। अब क्या है, अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन, 3 क्वार्टर तक तो वो अपनी जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट करती है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन रेट से अपनी स्पीड लगातार बढ़ाती जाती है। लेकिन जो ये लास्ट का जो इसका क्वार्टर है ना, लास्ट लैप जो है, ठीक, तो ये जो लास्ट वाला क्वार्टर है इसको वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो रनिंग करती है। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब 0 से लेकर यहाँ 50 मीटर तक का ये जो फर्स्ट हाफ है इसको कवर करने में वो कितना टाइम लेती है, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, मैं एक तो मेरे को ये बताना है, फिर वो बोल रहे हैं सेकंड हाफ, यानी कि 50 से लेकर 100 तक जो है वो जो सेकंड हाफ है उसको वो ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती है, तो हाउ मच टाइम ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, मैं ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें क्या है कि हम ये कहेंगे, पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बेटा फॉर फर्स्ट हाफ। जब हम फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लड़की की वो कितनी है? 0, बिकॉज शी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट हाफ के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है? 50 मीटर। तो एस इज इक्वल टू 50 मीटर। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो पूछ रहे हैं कि ये फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस है, ये 50 मीटर डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर लेगी। तो चलिए हम कहते हैं कि यू एस ए टी, ये 4 वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में लाई करते हैं बताएंगे? ये कौन सी इक्वेशन में है? सेकंड। सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल ठीक। तो हम ये कहेंगे भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन by second equation of motion s is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना है? 50 इज इक्वल टू u है 0 इंटू टी मुझे निकालना है, प्लस हाफ इंटू ए है 1 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 50 इज इक्वल टू 0 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100। इसका मतलब टी हो गया बेटा 10 सेकेंड्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि उसको फर्स्ट हाफ जो है 0 से 50 मीटर तक का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? केवल 10 सेकंड लग रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो सेकंड हाफ है वो समझने वाला है।
उन्होंने क्या बोला कि ये जो स्प्रिंटर है ये किस किस तरह से दौड़ रही है। ये सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। जब इसने रेस्ट से स्टार्ट करा फिर ये लगातार दौड़ती जा रही है। एक्सेलरेशन है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये दौड़ लगा रही है। अब क्या हुआ कि और कब तक ये एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कब तक ये अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाती जा रही है, ये तीन तीन क्वार्टर तक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये अपनी स्पीड बढ़ाती गई, है ना। और फिर 50 से 75 के बीच में भी तो ये अपनी स्पीड बढ़ाएगी। तो 50 मीटर पर, मतलब इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड इस वाले क्वार्टर के लिए, थर्ड क्वार्टर के लिए, वो स्पीड इसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि 0 से 50 मीटर, तो 50 मीटर वाला जो पहला वाला जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस थर्ड क्वार्टर के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। ये वाली चीज समझ में आ गई, दोबारा बताऊं? अनुभव, अर्जुन, आर्यन, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि जो फर्स्ट हाफ में जो उसने फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करी ना, वो इस थर्ड क्वार्टर के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, क्योंकि वो रुकी नहीं है यहाँ पर, वो उतनी ही स्पीड से फिर आगे एक्सेलरेट करते हुए और बढ़ती चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि फॉर फॉर थर्ड क्वार्टर, अब जैसे पहले तो मैंने लिखा था फॉर फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर दोनों आ गए। अब बात करूंगा थर्ड क्वार्टर की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर थर्ड क्वार्टर, फॉर थर्ड क्वार्टर फाइनल वेलोसिटी acquired in the first half will act as initial velocity for third quarter। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैं फर्स्ट हाफ में लिख रहा हूँ। तो u कितना था 0, प्लस a कितना है 1, और टाइम कितना है 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप ये देख लीजिए कि उसकी अब जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके लिए, थर्ड क्वार्टर के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। चलिए जी, तो मैंने ये कहा कि u इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, जो फर्स्ट हाफ की फाइनल वेलोसिटी है, दैट विल एक्ट एज इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस थर्ड क्वार्टर। तो u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप कहें कि उसने एक्सेलरेशन करना छोड़ दिया क्या? अभी नहीं छोड़ा, थर्ड क्वार्टर तक पूरा वो एक्सेलरेट करती रहेगी लड़की। तो हम ये कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और 50 से लेकर 75 तक कितना डिस्टेंस है, 25 मीटर। तो एस हो गया 25 मीटर। अब आप इसमें ये देखिएगा कि U है, A है और S है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अभी टाइम निकालूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कि टाइम निकालने से ज़्यादा बेटर ये है कि वेलोसिटी निकाल लूँ। चलो निकालना तो दोनों ही है, क्योंकि टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलो ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना है 25, u कितना है 10, टाइम मुझे नहीं पता तो 10 इंटू टी, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1, और ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है।
तो 25 इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2 × 10 कितना हो गया 20t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को इधर ले जाओ तो 50 इज इक्वल टू 20t प्लस टी स्क्वायर। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 50 टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या करेंगे, क्या फैक्टर्स हो पाएंगे इसके? कुछ हो रहे हैं फैक्टर? 20 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो प्लस 20 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन आ जाए माइनस 50 के बराबर। तो 25 टूजा होता है 50, 5 टेंजा होता है 50 और तो कुछ नहीं। अच्छा यहाँ तो दिक्कत होगी। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं, थर्ड इक्वेशन लगाकर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर हो जाएगा 100 और 2 × 25 50 150। वहाँ पर भी 150 का अंडर रूट लेना पड़ेगा और यहाँ पर करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, जो कि सॉल्व नहीं हो रही है। खैर चलिए, अगर ये नहीं भी होती है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए जी, इतना करने के बाद में मुझे यहाँ पर जब t की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है सबको कि नहीं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई आज आप सब लोगों की तबीयत खराब है क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की? ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. याद है? दिवस कहाँ हो? आज तो आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। Yes, sir. अच्छा हो। लक्ष्य, कनिष्क, रोहन, विदुषी, भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. चलिए ठीक है। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूंगा। तो ये जो टी स्क्वायर के साथ टर्म मल्टीप्लाई होता है वो तो हो जाता है ए, जो टी के साथ टर्म मल्टीप्लाई होता है वो होता है बी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है सी। तो मेरे पास ए बी और सी तीनों टर्म्स हैं। तो माइनस बी क्या हो गया, -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 1 और सी कितना है माइनस का 50 हाँ अपॉन 2a। 2 इंटू ए कितना है 1। तो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 और 54 का 200 होता है तो प्लस का 200 अपॉन 2। t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस ये हो गया 600। 600 को मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट 100 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2। अब ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। अभी देखिएगा 100 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा बेटा 10। तो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस 10 और ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 और अपॉन 2 -20 प्लस माइनस 10 रूट 2 की जगह आ गया 1.414 और रूट 3 की जगह आ गया 1.732। ये दो वैल्यूज हमको याद रहनी चाहिए।
अपॉन 2। अब ये जो t है इसमें आप 2 ले लो कॉमन न्यूमरेटर में, तो बेटा ये बचेगा -10 प्लस माइनस ये बचेगा 5 इंटू 1.414 इंटू 1.732। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, आप लोग करना इसको खुद से, मैं कैलकुलेटर से करके फटाफट निपटाता हूँ। टू पॉइंट डबल फोर 9048 2.45 बोला जा सकता है, ठीक है। ये हो गया 2.45 और अपॉन में 2। अभी इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू -10 5 इंटू 4.2 5 इंटू 2.45, तो ये हो जाएगा 5 5 द 25 5 4 द 20 और 2 22 2 कैरी आ गया 5 2 द 10 और 2 12, ठीक है। बस इतना, तो t इज इक्वल टू -10 -12.25, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। और t इज इक्वल टू -10 प्लस का 12.25, तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है बेटा 2.25 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड क्वार्टर है ना, इस थर्ड क्वार्टर को कवर करने में उस स्प्रिंटर को 2.25 सेकेंड्स इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद ये है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में उसको इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बोली थी, ये जो लास्ट का क्वार्टर है वो 3 क्वार्टर तक तो अपना एक्सेलरेट करती है, लेकिन जो लास्ट का क्वार्टर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब सेम रखती है अपनी स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होगी, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में उसने लगातार एक्सेलरेट करा। तो इस पॉइंट पर जब वो पहुंची 75 पर, तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट फाइनल वेलोसिटी विल एक्ट एज, मतलब वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो उतनी ही फाइनल वेलोसिटी से यहाँ पर यूनिफॉर्मली ट्रेवल करेगी, मतलब अब वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाने वाली। वो लास्ट वाला क्वार्टर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगी। ये सभी को समझ में आ गया कि मैं ये वाला जो इतना जो क्वार्टर है थर्ड क्वार्टर में जो उसने अपनी फाइनल स्पीड एक्वायर करी, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करी, उस वेलोसिटी से ही वो लास्ट वाला जो क्वार्टर है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगी। ये समझ गए कि नहीं बताइए? यस सर। समझ में आ गया आस्था, भव्या, आर्यन? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब u है, a है और t भी निकाल दिया 2.25, तो v निकालते हैं। u है 10 प्लस a कितना है 1 और t कितना है 2.25, तो ये हो गया 2.25 और 10, तो ये हो गया 12.25 मीटर पर सेकेंड। यहां मैं लिखूंगा कि दिस फाइनल वेलोसिटी acquired in the third quarter will act as the uniform velocity of the final quarter। आखिरी जो क्वार्टर है, आखिरी क्वार्टर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये जो हमने 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी है ना, ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये था, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था कि अगर एक्सेलरेशन होगा ना
तो तब तो मैं इन इक्वेशंस को यूज करूंगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर ये इक्वेशन यूज ना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं लास्ट क्वार्टर का टाइम निकालता हूं फॉर फोर्थ क्वार्टर। टाइम टेकन टू कंप्लीट fourth quarter is equal to distance अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही है लास्ट वाला क्वार्टर। तो अब आप ये देखिएगा कि लास्ट क्वार्टर का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस है 75 से 100 यानी कि 25 मीटर। और जो उसका वेलोसिटी है वो कितनी है? 12.25। तो 25 को 12.25 से डिवाइड करते हैं। ये बेटा आ रहा है 2.0408। मैं 2.04 लिख रहा हूँ सीधा सीधा, 2.04 सेकेंड्स। तो देखिए थर्ड क्वार्टर जो था, थर्ड क्वार्टर को कंप्लीट करने में उसको लगा 2.25 सेकंड का टाइम, और फोर्थ क्वार्टर को कंप्लीट करने में उसको लगा 2.04 सेकंड का टाइम। तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड कर कर क्या बन जाता है? सेकंड हाफ बन जाता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को ऐड करके बन जाता है फर्स्ट हाफ, इसी तरह से थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर को ऐड करके बन जाएगा सेकंड हाफ। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट सेकंड हाफ इज इक्वल टू 2.25 प्लस 2.04। ये हो गया 4.29 सेकेंड्स। बताइए क्लियर सब बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है Yes, इतना? sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही आता है आपका। तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट नोट करें, मोशन अंडर ग्रेविटी। लिखेंगे द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ the motion of a body falling the motion of a body falling towards earth the motion of a body falling towards earth from a small height
from a small height is called free fall. इज कॉल्ड फ्री फॉल. फ्री फॉल क्या है कि अगर मान लीजिए हमने किसी बॉडी को लिया, किसी बॉडी को लेकर और हमने थोड़ा ताकत लगाकर नीचे की तरफ फेंका, तो उसको फ्री फॉल नहीं कहेंगे. लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी बॉडी को ऐसे लिया और लेकर ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने का मतलब ये है कि अब वो जो बॉडी जो ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, क्योंकि अगर ग्रेविटी ना होती, कोई बॉडी होती, उस बॉडी को मैं ऐसे ही छोड़ देता तो वो हवा में लटकी रह जाती. तो अगर कोई बॉडी को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और वो नीचे की तरफ गिरती है, इसका मतलब सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. उसी फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं. और ग्रेविटी की वजह से जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो मैं उसको फ्री फॉल बोल देता हूँ. तो ये फ्री फॉल है, इसको फ्री फॉल कहते हैं. फिर लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. इक्वेशंस ऑफ मोशन for a freely falling equations of motion for a freely falling body. क्या है? पहली इक्वेशन तो वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. तो यहाँ पर a ना लिखकर आप g लिखेंगे. g का मतलब क्या है कि अब ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगाती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. इसकी वैल्यू g की वैल्यू अगर दे रखी है तो जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे को लेना है, और अगर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम इसको लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी नोट करा दूंगा. सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है. यहाँ पर क्या बोलेंगे? 2gs बोलेंगे. तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल सेम है, बस क्या है कि जहां जहां पर a है वहां वहां पर आप g लगा दीजिए. फिर कहेंगे वेयर g is called acceleration due to gravity. Its standard value is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आप सब बच्चों को पता भी होगा. पता है ना? कोई नई चीज तो नहीं है ना इसमें? बताइए. यस सर. ठीक है. चलिए जी, ये हो गया. इसके बाद देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ. इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं. इसकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका कोई अलग से आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाता. ठीक है ना? वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो जो मेन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस उसी का पूछा जाता है, इसका नहीं पूछा जाता अलग से. तो इसके क्वेश्चन देखिए जरा. Question number 1. A ball thrown vertically upwards upwards मतलब ऊपर की तरफ फेंका जाता है. A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth from the
top of a tower returns to the earth in 6 seconds. From the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Find the height of the tower. अब समझिएगा जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि 11th क्लास में आ गए हैं, 9th क्लास में भी आप ये चीज पढ़ चुके थे, लेकिन अब क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हैं तो आपको एक आसान मेथड बताता हूँ और शॉर्टकट भी है वो। ठीक, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने सोचना भी शुरू कर दिया और कुछ ने करना भी शुरू कर दिया हो, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से समझ लें तो ज्यादा बेटर है मेथड। देखिए, पहले तो आपने यहाँ पर एक टॉवर बना लिया, TOWER, ये हमारा एक टॉवर है। यहाँ टॉवर पर इन्होंने बोला अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एक बॉल रखी हुई है यहाँ पर टॉवर पर। टॉवर से एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है, जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की, वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद अब ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। ये एक तरीका होता है, ये एक तरीका क्या प्रॉपर्टी है, ये ग्रेविटी की एक प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे और ऐसे ऊपर फेंक देंगे तो वो ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगा, धीरे से नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगा और फिर वापस आकर नीचे गिरेगा, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ द टॉवर आप में से भी किसी ने निकाला है 58.8, बिल्कुल सही है बेटा, यही है आंसर इसका। ठीक, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचेगा और ऊपर पहुंचने के बाद में फिर ये एक, मतलब एक इंस्टेंट के लिए, एक क्षण के लिए ये रेस्ट में आएगा और फिर वापस नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये बॉल जो है, ये बॉल यहाँ से फिर इस तरीके से नीचे आएगी, ये फाइनली आकर यहाँ पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ये जो टॉवर है, इस टॉवर की हाइट पूछी है उन्होंने, तो इस टॉवर की जो हाइट है उसको मैंने h मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसमें ना डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉल जो है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख दूंगा u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिटर्न्स टू द अर्थ, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। इतनी स्पीड के साथ इसको फेंका जाता है। और याद रखिएगा कि इनिशियली मैंने इसको अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो तो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन मैं बॉल को कहाँ फेंक रहा हूँ, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए है, ए विल बी इक्वल टू माइनस जी। ए की वैल्यू जो है वो माइनस जी के बराबर हो जाएगा, माइनस जी यानी कि -9.8, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया मेरे पास -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया कि u की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं, s इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकाला जाता है, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिएगा कि मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, उसमें ये लैप था, लास्ट वाला लैप, ये कितना था 75 मीटर, और ये वाला कितना था 100 मीटर। तो इन दोनों के बीच का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मैंने निकाल दिया 25 मीटर। कैसे बताया, 100 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करा ना, तो मैंने क्या करा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब बॉल आकर नीचे गिरी तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, 0। मतलब हाइट कितनी है, अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर पड़ी हुई है तो उसकी हाइट कितनी है, 0।
और इनिशियली वो कहाँ से फेंकी गई थी, वो इस पॉइंट से फेंकी गई थी, तो यहाँ इस पॉइंट की हाइट कितनी थी ग्राउंड से, h। तो दिस वाज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि 0 माइनस एच, एंड 0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच। ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ये समझ में आया कि नहीं बताइए, सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth. Find the height of the tower. ठीक है। तो वो जो बॉल है वो अर्थ पर आकर गिर जाती है, ठीक। तो यहाँ पर और रिटर्न्स टू द अर्थ, अच्छा हाँ मैं क्वेश्चन पूरा लिखना भूल गया बेटा। रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड्स, इन 6 सेकंड्स, 6 सेकंड में गिरती है। तो ये 6 सेकंड्स भी दे रखा है, तो टी की वैल्यू 6 सेकंड दे रखा है, यू है, ए है, एस है और टी है। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा बताइए, बताइए कौन सी इक्वेशन लगाऊं? सेकंड। सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल सही। तो आप लगाइए। अच्छा मेरे को ये बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया, माइनस एच? यस सर। ठीक है, चलिए जी बहुत अच्छा। अब आप नोट करेंगे भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब S कितना है, माइनस एच, इज इक्वल टू यू कितना है 19.6 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है 6 प्लस हाफ ए कितना है माइनस का 9.8 इंटू टी कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एच इज इक्वल टू 6 6 36, 3 कैरी आ गया, 6 9 54 और 3 57, 6 1 6 और 5 11 117.6। फिर ये हो जाएगा 4.9, तो माइनस का 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 36, मल्टीप्लाई करिए 49 इंटू 36, 6 9 54, 6 6 9 54, 4 आ गया इधर, 5 कैरी, 6 4 24 और 5 29, फिर 3 9 27, 2 कैरी आ गया, 3 4 12 और 2 14, 4 आ गया, 9 और 7 16, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 4 7 176 176.4 माइनस एच इज इक्वल टू 117.6 माइनस 176.4। तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, और इधर बचा हमारे पास 5। 15 माइनस 7 कितना हो गया 8, और इधर बचा 6 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 1 माइनस 1 0, माइनस से माइनस कट गया, h इज इक्वल टू 58.8 मीटर। बताइए बेटा सबको क्लियर, सभी को क्लियर है इतना बताइए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, बस तो बेटा इतना करिए। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के मैं आपको न्यूमेरिकल भेजूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, तो इसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, आप ट्राई करिएगा, 8 या 10 न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक, फिर अगला आपका कल जो है, कल तो आपकी मैथ्स की क्लास होगी, और जो नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास है, अगर मुझे मौका मिला मैं संडे को भी एक क्लास रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही।